Hello students, I am your account teacher and today's topic is accounting principles. If the plan doesn't work, change the plan but never the goal. अगर आपका कोई प्लान है वो काम नहीं कर रहा तो आप अपने प्लान में चेंजेस लेके आइए बट अपने गोल पर स्टिक रहिए। इंट्रोडक्शन। जो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एप्रोप्रिएट, यूजफुल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। किसके बारे में? बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। किसको प्रोवाइड करना? वेरियस यूजर्स को। कौन कौन से? एम्प्लॉयज़, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर एसेट्रा। और किस पर्पज़ से? ताकि इन इंफॉर्मेशंस का यूज़ करके वो अपने जो डिसीजंस हैं उनको अच्छे से ले पाएँ। और ये जो ऑब्जेक्टिव है वो तभी अचीव हो सकता है जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के बेसिस पर मेंटेन करेंगे। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, कन्वेंशंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं? जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप। और ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग का बेस होते हैं। इन्हीं के बेसिस पर हम जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। गैप refers to the rules or guidelines adopted for recording and reporting of business transactions in order to bring uniformity and consistency in the preparation and the presentation of financial statement। गैप क्या है? गैप वो रूल्स गाइडलाइंस हैं जिनको अडॉप्ट करा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एंड रिपोर्ट करने के लिए। और मेन मोटिव क्या होता है कि आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करे हैं उनको प्रेजेंट करा है उनमें यूनिफॉर्मिटी हो और कंसिस्टेंसी हो। और ये जो प्रिंसिपल है इनको डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगा। और किस बेसिस पर हमने इनको डेवलप करा? एक्सपीरियंस के बेसिस पर। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपके फिज़िक्स केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं होते, इनकी लैब में टेस्टिंग नहीं होती। और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो डायनामिक होते हैं नेचर में, स्टैटिक नहीं होते। जैसे ही इन्वायरमेंट में चेंजेस आए, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस आए, एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुई तो हम इन प्रिंसिपल्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, इसी वजह से इनको हमने क्या कहा? गैप, GAAP। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट इज अकाउंटिंग अजम्पशन और कॉन्सेप्ट और सेकंड इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स। जो अकाउंटिंग अजम्पशन है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो हमारे बेसिकली 3 हैं। फर्स्ट वन इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और सेकंड इज़ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, थर्ड एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट assumes that an enterprise has an indefinite life or existence। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस है उसकी जो लाइफ है वो इनडेफिनेट है और लंबे टाइम तक वो एग्जिस्टेंस में रहेगा। It is assumed that the business has neither intention to liquidate nor to scale down its operations significantly। और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या अज्यूम करते हैं कि कोई भी बिजनेस कभी नहीं सोचेगा कि उसको खुद को लिक्विडेट करना है या फिर अपने जो ऑपरेशंस हैं उनका स्केल है उसको डाउन करना है। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच डिफरेंशिएट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो हमने करे हैं फिक्स्ड एसेट्स को अक्वायर करने के लिए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से? जो बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमने एक्सपेंडिचर करे हैं, जैसे वेजेस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट एसेट्रा। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को क्लासीफाई करते हैं, किसमें? करंट एंड नॉन करंट।
और फिक्स्ड एसेट पर जो डेप्रिसिएशन है वो भी इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है। और फिक्स्ड एसेट्स को हम अपीयर करते हैं बैलेंस शीट में उनकी बुक वैल्यू पर, उनकी मार्केट वैल्यू पर हम शो नहीं करते। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जिनको हमने एक बार सेलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, उसी पर हमें क्या रहना है, कंसिस्टेंस रहना है ईयर आफ्टर ईयर। इससे क्या होगा, दिस विल इंश्योर अ मीनिंगफुल स्टडी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर। अगर आप एक ही मेथड को अडॉप्ट कर रहे हो, उस पर ही कंसिस्टेंस हो, तो आप अपने जो बिज़नेस की पोजीशन है उसको कंपैरिजन कर सकते हो पिछले सालों से। अगर आप बार बार अपने मेथड्स को चेंज करते रहते हो, उस पर कंसिस्टेंट नहीं हो, तो क्या होगा, उनको कंपैरिजन करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। Consistency assumption does not mean that particular practices once adopted cannot be changed। लेकिन जो कंसिस्टेंसी अजम्पशन है उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने एक बार जिस अकाउंटिंग प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लिया आप उसी पर ही स्टिक रहोगे, कभी भी चेंजेस नहीं करोगे। ऐसा नहीं है, आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ओनली रिक्वायरमेंट क्या है कि आप जो चेंजेस कर रहे हो वो डिज़ायरेबल होने चाहिए। और जो भी चेंजेस करे हैं उनको आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करना है, फुल्ली डिस्क्लोज करना है, चाहे आपने मेथड में चेंज करा हो या फिर कुछ और चेंजेस करे हो। Any accounting practice may be changed if the law or accounting standard requires। अगर आपका जो लॉ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो रिक्वायर करते हैं तो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी चेंजेस करोगे। और इससे क्या हो जाएगा, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होंगी एंड ट्रांसपेरेंट होंगी। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कंपैरिजन कर सकते हो, और कंपैरिजन करके जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले सकती है। थर्ड अजम्पशन है एक्रूअल अजम्पशन। अब जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं उनको रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो बेस होते हैं, एक तो होता है कैश बेस और एक होता है एक्रूअल बेस। जो कैश बेस था वो तो आपका ट्रेडिशनल मेथड था, जो पुराने वाले टाइम में जितने भी बिजनेसमैन थे वो यूज़ करते थे। कैश बेसिस क्या कहता है कि आपने जो एक्सपेंडिचर करे या रेवेन्यू हुई उसको आपने तभी रिकॉर्ड करना है जब वो एक्चुअल कैश में रिसीव्ड होगी या कैश में पेड होगी। लेकिन जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है वो क्या कहती है कि आपने चाहे जो एक्सपेंडिचर करे हैं या आपको इनकम रिसीव हुई है, चाहे वो कैश में हुई हो चाहे ना हुई हो, अगर वो इसी साल की इनकम है, इसी साल के एक्सपेंडिचर है, आपने उनको रिकॉर्ड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने रेंट पे करा 1000 रुपीज़ का, उन 1000 में से जो 500 है वो आपके नेक्स्ट ईयर के हैं और जो 500 है वो आपके इसी साल के हैं। कैश बेसिस पर तो आप पूरे के पूरे 1000 रुपीज़ को रिकॉर्ड करोगे, चाहे वो अगले साल के हो या फिर इस साल के हो, आपने उनको कैश में पे कर दिया। बट अगर आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर करोगे तो इस साल के कितने हैं, सिर्फ हमारे 500, जो प्रीपेड हो गए वो तो 500 रुपीज़ अगले नेक्स्ट ईयर के हैं, इसीलिए उनको रिकॉर्ड नहीं करोगे, उनको एक्सपेंसेस में से माइनस कर दोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को। ऐसे ही अगर आपने मान लो सेल करी 10,000 की और 10,000 में से जो 8,000 है वो आपकी कैश में हुई है और जो 2,000 है वो आपकी क्रेडिट में हुई है। अगर आप कैश बेसिस पर अपने अकाउंट को मेंटेन करते हो तो आप सिर्फ 8,000 को रिकॉर्ड करोगे, 2,000 को रिकॉर्ड नहीं करोगे जो क्रेडिट पर था। लेकिन अगर आपने एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करा है अपने ट्रांजेक्शन्स को तो आप पूरे के पूरे 10,000 को ही रिकॉर्ड करोगे, अब चाहे वो कैश में रिसीव्ड हो या फिर ना हो। ये कहती है हमारी जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जो भी रेवेन्यू हमने अर्न करे हैं या फिर जो भी एक्सपेंसेस करे हैं
उनको हम एक्यूरेटली मैच कर लेते हैं एक ही अकाउंटिंग पीरियड से। आई होप कि आपको ये जो तीनों अजम्पशन है वो अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। एन एंटिटी हैज़ अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर। देखो, जो भी एक बिजनेस होता है उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो उसके ओनर से सेपरेट होती है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या ट्रीट करते हैं कि जो ओनर है उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है और जो बिजनेस है उसकी आइडेंटिटी सेपरेट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बिजनेस को कोई भी लॉस हो जाता है तो जो ओनर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज लायबल नहीं होंगी उन लॉसेस को बेयर करने के लिए। और जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए जो ओनर है उसको एज ए क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है। तभी तो हम जो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट करा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको हम कैपिटल कहते हैं और उसको लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। जैसे ही जो वो ओनर है अगर वो प्राइवेट एक्सपेंसेस करता है या बिजनेस में से कुछ भी विड्रॉ करता है कैश की फॉर्म में या फिर गुड्स की फॉर्म में, तो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को हम एज अ ड्राइंग ट्रीट करते हैं। और इसका क्या मतलब होता है, उसी कैपिटल में से उसको डिडक्ट करते हैं। और कैपिटल क्या है, बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, किसके टूवर्ड्स, ओनर के टूवर्ड्स। अब यहाँ पे ये अज्यूम करा जाता है कि जो पैसा ओनर ने लगाया अगर वो ओनर की जगह पर हम किसी थर्ड पार्टी से लेते उसको भी हम इंटरेस्ट देते, और इसी वजह से जो बिजनेस है उसके द्वारा लगाई हुई कैपिटल पर इंटरेस्ट भी पे करता है। ये थी अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि हमने सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जिनको हम मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं और जिनको मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जो नॉन मोनेटरी इवेंट होते हैं लाइक डेथ होगी एम्प्लॉय की या मैनेजर की, स्ट्राइक्स होगी, डिस्प्यूट्स होंगे, इनको हमें किसी भी कीमत पे रिकॉर्ड नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको हम मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। अब लिमिटेशंस क्या हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की। पहला तो क्या है, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव आस्पेक्ट। जो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, क्वालिटेटिव आस्पेक्ट को इग्नोर करता है। ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंट है, ये बिजनेस की एसेट है, बट हम इनको रिकॉर्ड नहीं करते। ऐसे ही कस्टमर सेटिस्फाइड है आपके बिजनेस से, प्रोडक्ट से, तो वो भी क्या होगी, बिजनेस के लिए एसेट होगी। इससे बिजनेस की गुडविल इंक्रीज होती है, बट हम उसको भी रिकॉर्ड नहीं करते। डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, ईमानदार नहीं है, ये लाइबिलिटीज़ है, इससे आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है, बट हम इसको भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। वैल्यू ऑफ मनी करेंसी इज़ नॉट स्टेबल। आप जैसे हर रोज़ न्यूज़ में भी देखते होंगे कि $1 की कीमत कभी 60 रुपीज़ हो जाते हैं, कभी 65, 70 के आसपास भी चले गए थे। तो ऐसे जो मनी की वैल्यू है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती, चेंज होती रहती है। लेकिन फिर भी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिंपल बनाने के लिए रेलिवेंट, अंडरस्टैंडेबल और होमोजीनियस उनको हमें एक्सप्रेस करना होता है एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, और जो क्या है, मनी है। इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड, according to this principle the whole indefinite life of an enterprise is divided into parts। इसमें क्या करते हैं, जो एंटरप्राइज की जो लाइफ थी, इनडेफिनेट लाइफ थी, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो बिजनेस कितने टाइम तक एग्जिस्टेंस में रहेगा, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और जिन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। जो अकाउंटिंग पीरियड होते हैं उनको हमने इंटरवल ऑफ टाइम कहा,
और हर एक इंटरवल जो भी टाइम पीरियड एंड होगा उसके एंड में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। जिससे क्या होगा कि हम रेगुलर इंटरवल्स पर बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और जो भी एप्रोप्रिएट डिसीजन है उसको टाइम पर ले सकते हैं। ज़्यादातर जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 ईयर का ही होता है और उसी ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, देखो जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें क्या अमेंडमेंट करी थी कि जो हर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होगा वो कौन सा होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। और इसमें एक्सेप्शन क्या थी, जो फॉरेन होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज हैं उनका अकाउंटिंग ईयर कुछ और हो सकता है, बट उसके लिए उनको जो ट्रिब्यूनल है उससे परमिशन लेनी होगी। जो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है इसी अजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हम क्या करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं उनको एलोकेट करते हैं कि कौन से एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल हैं एंड कौन से एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू हैं। अगर कोई पोर्शन हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर का करंट ईयर में कंज्यूम करा है तो उसको हम कहाँ पे चार्ज करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो पोर्शन हमने कंज्यूम नहीं किया, अनकंज्यूम्ड पोर्शन है, उसको हम कहाँ पर शो करते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड। और जो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग भी जो हम एनुअल बेसिस पर अपनी जो इनकम है वो कैलकुलेट करते हैं और वो ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्या होता है, हमें रेगुलर इंटरवल पर बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो पता चल जाती है और हम टाइमली करेक्टिव एक्शंस को ले सकते हैं। अब फोर्थ प्रिंसिपल कौन सा है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर, इसका भी नेम सजेस्ट कर रहा है कि आपने क्या करना है, सब कुछ डिस्क्लोज करना है, फुल्ली सब बता देना है। According to this principle, apart from legal requirements, all significant and material information relating to the economic affairs of the entity should be completely disclosed in its financial statements and accompanying notes to account. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो तो आपने बतानी करनी ही है कंप्लीट, उसके अलावा जो भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, आपने उनको भी डिस्क्लोज करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्ट एज अ मीन्स ऑफ कन्वेइंग एंड नॉट कंसीलिंग द इंफॉर्मेशन। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड करी, आपने उसमें सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने कंसील नहीं करी, कुछ भी नहीं छुपाया। Disclosure of information will result in better understanding and the parties may be able to take sound decisions on the basis of the information provided. अगर आप सब कुछ डिटेल में डिस्क्लोज कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, एक तो आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंडिंग वो बेटर हो जाएगी और जो डिसीजन है वो भी अच्छे ले पाओगे। अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो आप कंपैरिजन करो, एक सिचुएशन सोचो कि आपका फ्रेंड सैड हो रखा है, आपने उससे पूछा भाई बता क्या बात है, क्या हो गया, क्यों मुंह लटका रखा है। तो आपके फ्रेंड ने जो बात को घुमा फिरा के बताना स्टार्ट कर दिया, तो आप क्या कहोगे उसको डांट लगा के, भाई चुप हो जा, एक काम कर, तो ना मुद्दे की बात बता, मेन पॉइंट पे आ, ऐसे घुमा फिरा मत कि उदास क्यों है, वो रीज़न बता एग्जैक्ट क्या है। तो सेम इस प्रिंसिपल का भी एक लिमिटेशन यही है कि अगर आप सब कुछ डिस्क्लोज कर रहे हो, फुल डिटेल में बता रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी, इनको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और इन्फॉर्मेशन जो इररेलेवेंट हमने प्रोवाइड कर दी उसका फ़ायदा ही क्या है ना। इसीलिए ये लिमिटेशन भी है इस प्रिंसिपल की। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स के, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़। अब कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो अक्कर हो भी सकती है और नहीं भी, उनके होने का जो रीज़न है वो डिपेंड किस पे करता है, किसी इवेंट पर। अगर वो इवेंट हुआ तो आपकी जो लाइबिलिटीज़ है वो क्रिएट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल
3 फ्रेंड है, ये एक्स है, वाई है और जेड है। अब देखो, जो वाई था, एक्स और वाई आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड है, और जो एक्स है वो जेड को भी जानता है, बट वाई है वो जेड को नहीं जानता, उससे तो कोई लिंक नहीं है। अब वाई को कुछ पैसों की मदद चाहिए थी, वो चला गया एक्स के पास कि भाई मेरे को कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो दे दे मेरे को। अब एक्स बोला मेरे पास तो नहीं है, बट मैं, मेरे फ्रेंड है जेड, उससे आपको पैसे दिलवा दूंगा। अब जो एक्स और वाई हैं दोनों चले गए जेड के पास। एक्स ने कहा जेड को, भाई मेरा फ्रेंड वाई है, आप इनके कुछ पैसों की मदद कर दो। जेड ने कहा ठीक है, मदद तो मैं कर दूंगा, बट इसकी गारंटी क्या है कि ये पैसे वापस कर देगा। तो एक्स ने कहा ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो अब क्या होगा, एक्स की जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है वो क्रिएट होगी। इन केस अगर जो वाई है वो पैसे वापस नहीं करता जेड के, तो जो जेड है वो आएगा एक्स के पास, कहेगा तूने ही गारंटी ली थी, अब जो पैसे हैं वापस कर मेरे। तो उस टाइम पर जो लायबिलिटी है वो क्रिएट होगी किसकी, गारंटर की, जिसने गारंटी ली थी। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, जो इवेंट पर डिपेंड करती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है उसको हम अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करते, इसको हम बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाते हैं नीचे। आपने कोई भी डेप्रिसिएशन का मेथड में चेंज लेके आए हो तो उसको भी फुट नोट में शो करना है। मार्केट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की, वो भी आप नीचे फुट नोट में बता सकते हो। अब फिफ्थ प्रिंसिपल है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है, Disclosure of all material facts is compulsory, but it does not imply that even those figures which are irrelevant are to be included in the financial statement। देखो, जो ये मेटीरियलिटी प्रिंसिपल है वो फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का अपोजिट है। कैसे, उसमें तो कहा था कि आपने सब कुछ डिस्क्लोज करना, चाहे रेलिवेंट हो इरेलीवेंट हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज करनी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बट ये जो मेटीरियलिटी प्रिंसिपल है वो क्या बताता है कि आपने फैक्ट्स तो बताने हैं, बट कौन से, जो इम्पोर्टेंट है और रेलिवेंट है। जो भी इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करना। और हम कब कौन सी इन्फॉर्मेशन को कहेंगे कि वो मटेरियल है या फिर नॉन मटेरियल है। जिन इन्फॉर्मेशन से क्या हो रहा है, जो भी यूज़र्स हैं उनके डिसीज़न पर अफेक्ट पड़ता है, उनको हम कहेंगे कि वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। और जिनके होने ना होने से कोई भी अफेक्ट नहीं होता, उनको हम कहेंगे वो इरेलीवेंट है या फिर नॉन मटेरियल है। अब आता है प्रूडेंस प्रिंसिपल, ए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि आपने जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसको तो रिकॉर्ड नहीं करना, बट आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है, जो लेकिन जो एक्सपेक्टेड लॉस है उसको आपने कंसिडरेशन में लेना है। इस प्रिंसिपल का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट को ओवर स्टेटेड नहीं करना। देखो, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि जो बैड डेट्स हो सकते हैं, कि कोई डेटर है, कस्टमर है, वो आपके पैसे मार सकता है, वापस नहीं करेगा, तो आपने उन बैड डेट्स से बचने के लिए पहले ही प्रोविज़न क्रिएट कर लिया। अब बाई चांस अगर वो बैड डेट्स सच्चे में हो गए तो आपके पास प्रोविज़न पहले से ही है, तो आपके प्रॉफिट्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। बट अगर आपने प्रोविज़न क्रिएट नहीं करा और वो बैड डेट्स हो गए, तो उस सिचुएशन में आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। मान लो कि आपको लग रहा था कि आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होगी और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, उसको आपने कंसिडरेशन में ले लिया कि जो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था। बट जब एक्चुअल टाइम आया तो वो प्रॉफिट्स आपको हुए ही नहीं, सेल्स इंक्रीज़ ही नहीं हुई।
तो इससे क्या होगा, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जो भी हमें लग रहा है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उनको हमें कंसिडरेशन में नहीं लेना, बट आपको लग रहा है कि कोई लॉस हो सकता है, उसके लिए आप प्रोविज़न पहले से ही क्रिएट कर सकते हो। और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर हम जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर उसकी दो वैल्यूज़ गिवन है, कॉस्ट वैल्यू भी और रियलाइजेबल वैल्यू भी। कॉस्ट कौन सी, जो ओरिजिनल है, और रियलाइजेबल कितने रुपए का ये कॉस्ट जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको बेच के हमें इतनी वैल्यू है जो रियलाइज हो सकती है, उनमें से जो कम होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न क्रिएट करना, डिस्काउंट ऑन डेटर के लिए प्रोविज़न क्रिएट करना, वो हम इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं। 7th प्रिंसिपल इज कॉस्ट प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट comprising cost of acquisition and all expenditure incurred for making the assets ready to use। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने जो भी अपनी असेट्स को रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उस पर। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, आपने एक मशीनरी परचेज करी 1,50,000 की कैश में, और उसको इंस्टॉलेशन पे आपने 20,000 रुपीज़ हैं वो खर्च कर दिए। अब टोटल मशीनरी कितने की पड़ गई आपको, 1,70,000 रुपीज़ की। तो जो 1,70,000 है उसको आप रिकॉर्ड करोगे अपनी बैलेंस शीट में, और उसी कॉस्ट पर आप डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करते रहोगे। बट क्या हुआ, अगर जो मार्केट वैल्यू है मशीन की इन्फ्लेशन की वजह से उसका जो प्राइस है वो कितना हो गया, 2 लाख हो गया। जो तो आपका 30,000 का इंक्रीज़ हुआ, आपको उसे रिकॉर्ड नहीं करना है, शो करोगे 1,70,000 पे ही, उसी पर डेप्रिसिएशन लगाते रहोगे, हर बारी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते रहोगे। ये कहता है कॉस्ट प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग कुछ मिलान करना, तो वही करेगा, ये मिलान ही करेगा, मैच ही करेगा, बट किसका। According to this principle, all expenses incurred by any enterprises during an accounting period are matched with the revenue recognized during the same period। यानी कि जिस साल के जो एक्सपेंडिचर है उनको उसी साल के रेवेन्यू से हमने मैच करना है। Matching principle facilitates to ascertain the amount of profit or loss incurred in a particular period by deducting the related expenses from the revenue recognized that period। जो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आप प्रॉफिट की अमाउंट निकालोगे, कैसे निकालोगे प्रॉफिट को, जो भी आपके साल के रेवेन्यू है उनमें से माइनस कर दोगे एक्सपेंसेस को, और जो भी पोर्शन बचेगा वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हम ट्रीटमेंट कैसे करते एक्सपेंसेस का और रेवेन्यू का, वो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस की असरटेनमेंट करना, प्रीपेड कौन से, जो हमने एडवांस में पे कर दिए। इनकम रिसीव्ड हुई है एडवांस में, उसको असरटेनमेंट करना, जो भी आपको इनकम एडवांस में रिसीव हुई है आप उसको अपनी इनकम में से माइनस कर दोगे, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उनको भी आप अपने एक्सपेंसेस में से माइनस कर दोगे। क्लोजिंग स्टॉक की अकाउंटिंग करना, वो भी इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर होता है, और फिक्स्ड असेट पर डेप्रिसिएशन लगाना। आई होप कि आपको ये जो प्रिंसिपल हैं वो समझ आ गए होंगे। ड्यूअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल। Dual aspect principle. According to this principle, every business transaction has two aspects, a debit and a credit। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो आस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, और दोनों क्या होते हैं, इक्वल होता है। अगर किसी का ट्रांजेक्शन का अगर हमें डेबिट पता है तो उसका क्रेडिट भी क्या होगा, सेम अमाउंट से ही होगा। अगर क्रेडिट पता है तो डेबिट सेम अमाउंट से होगा, फिर चाहे वो वन और मोर अकाउंट से ही क्यों ना हो, बट डेबिट एंड क्रेडिट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। और हम जो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के बेसिस पर जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम कौन सा सिस्टम कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम।
अगर हम सिर्फ एक सिंगल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करें तो उसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। Due to this principle, the two sides of the balance sheet are always equal and the following accounting equation will always hold good at any point of time। और इसी प्रिंसिपल की वजह से क्या होता है, जो बैलेंस शीट की दोनों साइड्स होती हैं, कौन कौन सी, एसेट एंड लाइबिलिटीज़, वो हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्वेशन क्या है अकाउंटिंग, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, राम ने स्टार्ट करा बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। तो क्या हुआ, कैश में इंक्रीमेंट हुआ और कैपिटल में इंक्रीज हुआ। तो इक्वेशन देखो, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट में कैश है, कैश में ₹1,00,000 इंक्रीज हो गई, तो एसेट कितने रुपीज़ की होगी हमारी, टोटल ₹1,00,000 की। लाइबिलिटीज़ क्या है, 0, और कैपिटल क्या है, ₹1,00,000 की। तो हो गई ना, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़। आई होप कि आपको ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स हैं, वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।